वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। ये इसकी तीसरी कविता है। वे दिन। राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी एक परिचय। राम वृक्ष बेनीपुरी आधुनिक हिंदी गद्य के प्रतिनिधि रचनाकार हैं। हिंदी गद्य के क्षेत्र में उनकी ख्याति उनके अद्भुत शब्द शिल्प के वरिष्ठता को लेकर है, अर्थात अर्थ के साथ कल्पना और भावुकता का समन्वय, विषय वेधीय तथा भाषा में प्रयुक्त शब्दों एवं वाक्यों का चयन व संतुलित प्रयोग। राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लेखन की कृतिक विशेषताएं हैं। इन्हीं विशेषताओं के चलते बेनीपुरी जी की रचनाएं पाठक के स्मृति पटल पर छाई छाप छोड़ती हैं। उनकी रचनाओं की भाषा अत्यंत जीवित, चपल और सजीव है। इसमें लोक जीवन की मिठास, स्थितियाँ और मूर्त करने की क्षमता है। उनकी शैली में वार्तालाप की भूमिका है। उसे पढ़ने से चेतना और सुरती मिलती है। उनकी रचना शैली में राष्ट्रीयता, भावुकता और ओज स्मृति का मिला जुला रूप देखने को मिलता है, जो बहुत कुछ स्वाधीनता संग्राम की मनस्थिति से प्रेरित जान पड़ता है। इस दृष्टि से राम वृक्ष बेनीपुरी जी की भाषा शैली एक युक्त विशेष की भाषा शैली के रूप में अपना पहचान बनाती है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म सन 1902 के जनवरी महीने के बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। बाल्यकाल में ही माता पिता का आकस्मिक देहांत हो गया, जिससे बेनीपुरी जी को नियमित शिक्षा नहीं मिल सकी और पग पग पर संघर्ष का सामना करना पड़ा। जब बेनीपुरी जी मैट्रिक में थे, तभी उन पर गांधी जी के असहयोग आंदोलन का असर इतना गहरा पड़ा कि वे स्कूली पढ़ाई को छोड़कर स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन में कूद पड़े। 15 वर्ष की आयु में हिंदी साहित्य सम्मेलन की विशद परीक्षा उत्तीर्ण करके उन्हें साहित्य के क्षेत्र में विधित प्रदान किया। तभी से पत्र पत्रिकाओं में उनकी कविताएं छपने लगी। रामचरितमानस का नियंत्रण पाठ, राजनीतिक आंदोलन में सक्रिय सहभागिता, जेल की यात्रा, साहित्य एवं सामाजिक विषयों पर लेखन उनके जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गया। बेनीपुरी जी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए दर्जनों पत्र पत्रिकाओं के संपादन का कार्य किया। उनमें प्रमुख है तरुण भारत, शताब्दी 1921, किसान मित्र, शाब्दिक 1922, गोलमाल, शताब्दी 1924, बाल मानसिक 1926, युवक मानसिक 1929, लोक संग्रह मुजफ्फर और कर्मवीर, खंडवा 1934, योगी शाब्दिक 1935, जनता शाब्दिक 1937, हिमालय मानसिक 1946, चुनमुन बालोप योगी मानसिक 1950 आदि। इन पत्रों के संपादन के द्वारा अपनी लेखनी की परखता को बेनीपुरी जी ने परिचय दिया। राम वृक्ष बेनीपुरी ने अपने पत्रकार जीवन में जहां देश के अनेक युवकों को स्वाधीनता संग्राम में अपने प्राणों की बाजी लगा देने की प्रेरणा प्रदान की, वही साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने अनेक नई किस्म की रचनाएं का सूत्रपात किया। उन्हें रेखा चित्र और स्मरण विद्या को नई दिशा प्रदान की। उन्हीं 33 वर्ष की आयु में सन 1925 तक बगुला भगत सियार पड़े बिहार 27 का टीका प्रेम अनुवाद कविता कुसुम नामक संग्रह राम वृक्ष बेनीपुरी जी की प्रकाशित हो चुकी थी। सन 1927-28 तक प्रकाशित होने वाली रचनाओं में विद्यापति की पद्मावली, स्टीफन विसलाई मौसी, हीरामन तोता, आविष्कार और आविष्कारक, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, विद्यापति, लटक सिंह प्रमुख हैं। सन 1930-32 में पतिपों के देश में तथा चिंता का फूल का प्रकाशन हुआ। सन 1935-36 में साहस के पुतले, झोपड़ी से महल, रंग बिरंग, बहादुरी की बातें, क्या और क्यों तथा दादा दादी की प्रकाशन हुआ। सन
1937-39 इसमें लाल तारा, लाल चीनी, जान हथेली पर, फूलों का गुच्छा, पदचिन्ह, शतरंग, धनुष, झोपड़ी, कारोत्थन व प्रकाशन वर्ष है। सन 1940 इसमें कैदी की पत्नी, लाल रूस, 7 दिन वह ये जोश का प्रकाशन हुआ। सन 1941 से 45 ईस के बीच मिट्टी की मूर्तें अम्पाली, रोज मुजफ्फ गुरुफ, रविंद्र भारती, इकबाल, रूस की क्रांति एवं टू पृष्ठ का लेखन, जयप्रकाश जीवनी, जयप्रकाश की विचारधारा, तथाकथित गेहूँ और गुलाब, नेत्रदान, सीता की माँ, नई नारी, संधमित्रा, मसाल, हवा, घर, बेटे हो तो ऐसे, बेटियां हो तो ऐसी, हमारे पुकारे, पृथ्वी पर विजय, प्रकृति की विजय, संसार की मनोहर कहानियाँ, हम इनकी संतान हैं, इनके चरण चिन्ह पर अनोखा संसार, हमारा देश, शिक्षक रचनाएं सन 1948 से सन 1950 तक प्रकाशित हुई। सन 1951 में कार्ल मार्क्स, अमर ज्योति, नया समाज और पैरों में पंख बांधकर, शिक्षक रचना प्रकाशित हुई। सन 1942 में पेरिस नहीं भूलती, उड़ते चलो उड़ते चलो, अमृत की वर्षा, जीवन मृत्यु प्रकाशित हुई। सन 1953-54 में वंदे वाणी, विनायको, मुझे याद है, विजेता, कुछ मैं कुछ वे, शिक्षक रचना प्रकाशित हुई। जंजीरें के दीवार का प्रकाशन वर्ष 1955 है तथा सन 1957 में मील का पत्थर, शिक्षक का रचना प्रकाशित हुई। रामविलास बेनीपुरी की रचनात्मक कृति मोती के मूर्ते को बहुत प्रसिद्धि मिली। इसमें संकलित निबंध रेखा चित्र की श्रेणी में परिगणित होते हैं। संकलन में सब चित्र हिंदी गद्य की अमूल्य धरोहर है। प्रतिदिन के सामाजिक जीवन तथा व्यक्तियों की शेष सरल अनुकृति को शब्दों में साकार कर दिया गया। इन व्यक्ति चित्रों के आंकन में बेनीपुरी जी का हृदय बहुत रमा। भाषा की रमणीकता के चलते व्यक्ति के चित्र सजीव उठते हैं। जयप्रकाश नारायण के जीवनी को केंद्र बनाकर उनकी जीवनी जयप्रकाश जीवनी लिखी गई, जिसकी गूंज अब भी व्यक्त है। गेहूँ और गुलाब एक विचारणात्मक निबंध है, जिसमें गेहूँ भूख का प्रतीक है तो गुलाब कला और संस्कृत का। बेनीपुरी जी का धारणा है कि मानवीय जीवन में भूख का जितना महत्व है उतना ही कला और संस्कृति का भी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की नाटकीय कृतियाँ ऐतिहासिक कथनकारों पर आधारित है। अम्बपली, तथ्यकथक और विजेता की कथा वस्तु ऐतिहासिक है। इन नाटकों की रचना में बेनीपुरी जी ने रंगमंच और अभिनय की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा। रामवृक्ष बेनीपुरी की प्रसिद्ध पत्रकार के रूप में भी उनकी पत्रकारिता का आधार खबर की तत्कालीनता में नहीं बल्कि उनके भ्रम में छुपा विचार होता था। वह किसी विचार को अपनी पकड़ के मफरत प्रकट करते थे या किसी स्वीकृति विचार के स्तर पर रपट का तत्संगत विरोध करते थे। बेनीपुरी जी की भाषा अंग्रेजी, उर्दू, फ्रांसी से मिश्रित अत्यंत सरल सपाट लगता है। सरल वाक्यों का प्रयोग में रूपनात्मकता के गुण तथा ग्रामीण मुहावरों के प्रयोग से भाषा की भावनात्मकता के गुण आ गए हैं। इसी प्रकार बेनीपुरी जी का इतिहास, साहित्य, संस्कृति का राजनीतिक के त्रिवेणी बनकर हिंदी भाषा भाषी पाठकों के सामने प्रकट होती है। सन 1967 में अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन ने बेनीपुरी जी को साहित्य पशस्तपी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। बेनीपुरी जी का निधन 7 सितंबर 1968 को हुआ। उनके निधन पर रामधारी दिनकर ने लिखा था, नाम से दिनकर मैं था किंतु काम से असली सूर्य बेनीपुरी जी थे। आप सचमुच मेरे आत्मा के शिल्पी और मेरे कवि जीवन के निर्माता थे। आलोचनात्मक प्रस्तुति। वह दिन शिक्षक समरण रामवृक्ष बेनीपुरी जी के प्रसिद्ध समरणात्मक रचनाओं में से एक है। इस रचना
के माध्यम से लेखन ने तत्कालीन काशी के सांस्कृतिक व साहित्यिक वैभव को अपनी अद्भुत भाषा शैली से साकार कर दिया। बेनीपुरी जी स्मृति के सारे काशी में बिताए गए दिनों को याद करते हैं। काशी विद्या और ज्ञान की नगरी है। वह भारतवर्ष की संस्कृति राजधानी है। संस्कृति और धर्म के सार्थक स्वरूप के दर्शन काशी में होते हैं। प्रस्तुत रचना में अभिनव हिंदी भाषा साहित्य और मूल्य संस्कृति धरोहर की दृष्टि से काशी के महत्वपूर्ण को उजागर किया गया है। 20वीं सदी के आरंभिक दिनों में काशी हिंदी की सबसे बड़ी आचार्य पीठ रही है। उन दिनों हिंदी के उच्च कोटि के साहित्यकारों की स्थली काशी थी। श्री जगन्नाथ दास जी रत्नाकर, पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिभोज, भगवान दीन, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी, कवि चक्र, देवी प्रसाद, श्याम सुंदर दास और श्री बाबूराव विष्णु पुराण पकड़, प्रेमचंद जी, प्रसाद जी, राय कृष्णदास जी, श्री रामचंद्र वर्मा, पंडित रामचंद्र शुक्ल, प्राकृतिक साहित्यिक प्रस्ता की कार्यस्थली काशी थी। वह सभी साहित्यकार एक ही भाषा में काशी में विराजमान थे। बेनीपुरी जी ने अपनी जीवन भाषा शैली में उनका वर्णन प्रस्तुत किया। वह दिन शिक्षक समरण का आरंभ राम वृक्ष बेनीपुरी ने शिव पूजा सहाय के स्मरण से किया। बालक मानक पत्रिका की छपाई व प्रकाशन से बेनीपुरी जी का संपर्क काशी से बढ़ा। उन्हीं दिनों शिव पूजा सहाय कलकत्ता से काशी आकर रहने लगे थे। उन्हें काशी लाने का श्रेय बेनीपुरी जी की ही है। बेनीपुरी जी शिव पूजन सहाय जी को भाई कहकर पुकारते थे। अपने काशी प्रवास के दौरान में बेनीपुरी जी शिव पूजन जी के घर ही ठहरते थे। शिव पूजन जी से जुड़े तमाम प्रसंगों को लेखन ने वर्णित किया है। उन्हीं में एक प्रसंग शिव पूजन जी की दूसरी शादी के बारात का है, जिसमें बारातियों की खुराफाते युद्ध का संकल्प धारण करते करते रुकी। वह दिन का आरंभ और समापन दोनों शिव पूजन सहाय के संधि वाले प्रसंग से होता है। बेनीपुरी जी जो काशी को आनंद की नगरी कहते हैं, संसार के जितने सुखों की कल्पना की जा सकती है वे सब काशी में उन दिनों मौजूद थे। वे और हिंदी के बड़े साहित्यकारों का संदिग्ध तो दूसरी ओर काशी का आनंद में संस्कृति वातावरण काशी के आम लोगों के जीवन का चित्र खींचते हुए बेनीपुरी जी कहते हैं कि दिन भर इधर उधर काम करते, शाम को गंगा किनारे जाकर मांग का शरबत पीते, गंगा के ओथे गाते, फिर धुले कपड़े पहनकर जो पैसे का पान मुंह में दबाकर चौक पर चहलकदमी करने निकल जाते। अपनी दिनचर्या का उल्लेख करते हुए बेनीपुरी जी कहते हैं कि हम लोग विशिष्ट पुरुष थे। भंग और सारे सामान नाव में रखकर नाव से हम उस पार चले जाते। उधर भंग घुट रही है, इधर कह लग रहे हैं। भांग छीनकर उस पार नाव लगाते, कोच जाते, जहाँ नहा धोकर दिव्य होते, फिर नाव धारा पर छोड़ दी जाती। किसी की कोई परवाह नहीं कि रात कितनी बीती, नाव किस घाट लगी। इस वातावरण में बेनीपुरी जी ने प्रसाद जी के मुख से आंसू कविता के समरथ पद का ज्ञान पूर्णिमा के प्रकाशन में गंगा के जल सतह पर नौका विहार के क्रम में सुना था। उसके स्मरण मात्र से लेखक आज भी आत्मा मुक्त हो उठता है। काशी से भांग का रास्ता अटूट है। भांग एक प्रकार के पेय पदार्थ है जो मलाई, दही, आम, लीची, अंगूर आदि से मिलकर पिया जाता है। भांग मस्ती का पेय पदार्थ है और काशी मस्ती की नगरी है, इसलिए काशी में इसका घनिष्ठ संबंध है। तत्कालीन काशी में धार्मिक शहर के अलावा साहित्य संस्कृति का शहर था। बेनीपुरी जी ने लिखा है कि प्रत्येक रोज किसी न किसी घर में साहित्य की मंडलियों का जमावड़ा होता है। पुराने और नए लोगों का जमावड़ा वास्तव में देखने और सुनने लायक होता था।
श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर का विशाल शरीर, मोटी गर्दन और उसे निकलती कवित्व की धारा, इस दृश्य का शब्द से वह वर्णन करते हैं। वह सचमुच साकार हो उठता है। हरिहो जी के स्वर में करुणा की धार उमड़ती थी। लाल भवान दीन जी अलंकार के पिंगल के उच्चकोटि के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध थे। पंडित किशोरी लाल गोस्वामी बुढ़ापे में भी आंखों में सुरमा लगाने से नहीं चूकते। बाबू श्याम सुंदर दास के वेशभूषा और उनके गाविमे के स्वाभाविकता को भुलाया नहीं जा सकता। उन दिनों श्याम सुंदर दास जी की तुलना में रामचंद्र शुक्ल की कोई अधिक चर्चा ही नहीं थी। राय कृष्ण दास की रसोई ठट भी देखने लायक थी। उन दिनों जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद की कर्मस्थली में काशी थी। बेनीपुरी जी को दोनों साहित्यकारों का संधित्य का लाभ मिला था। दोनों के संपर्क लाभ में पनपे का बोध होता था। प्रसाद और प्रेमचंद के रहन सहन और तौर तरीके के जमीन आसमान का अंतर था। प्रसाद की रसोई थे, रंग रूप, बातचीत, रहन सहन सभी के अभिजाते का भाव झलकता है। उनका मुखमंडल गोरा, बिल्कुल दिव्य, उनके रूप में प्रतिकृति वास्तव में संभव नहीं थी। प्रेमचंद जी रूप रंग में गोरे थे, किंतु उनके चेहरे पर जीवनी में ही छुरियां पड़ गई थी। लटपटी धोती, धब्बेदार कमीज, बेतरतीब मूछ जहाँ प्रेमचंद जी को थे, वही प्रसाद जी को चुड धोती, रेशमी कुर्ता और चादर में चमचमाता हुआ चेहरा। बेनीपुरी जी ने वह दिन शिक्षक स्मरण में हिंदी को दो स्तंभ साहित्यकारों प्रसाद जी एवं प्रेमचंद जी के रहन सहन एवं साहित्यिक रुझान के वैश्वभेद को वर्णित किया। प्रसाद जी और प्रेमचंद जी की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ में भी काफ़ी अंतर था। प्रसाद जी को इतिहास के सड़े गले पन्नों से नए नए पात्र ढूंढ निकालने और उनमें प्राण प्रतिष्ठा फिर से करने की व्याकुलता थी। वेद पुराण इतिहास जहाँ से भी कुछ अलौकिक जांचा, उसे लिया और उसे अमरता दे दी। प्रेमचंद जी को अपने गांव, मोहल्ले या शहर में चलने फिरने के जीवन में ही रस मिलता था। उन्हें को नाना रूपों से सजाकर सवार लोगों के सामने उपस्थित करने में उन्हें मज़ा आता था। प्रेमचंद जी ने समसामयिक जीवन के चित्र को उखेड़ा है, तो प्रसाद जी ने अतीत को मूर्त रूप से प्रदान किया। और काशी दोनों की एक समय में ही कर्म स्थलीय रही। दोनों की रचनाएं साहित्य की निधि थी। उनके मूल्य को हाँका नहीं जा सकता। बेनीपुरी जी को प्रसाद जी और प्रेमचंद जी दोनों ने स्नेह प्राप्त था। प्रसाद जी की रचना कामना के प्रकाशन के कार्य बेनीपुरी जी ने ही किया था। प्रेमचंद जी के सरस्वती प्रकाशन प्रेस से भी बेनीपुरी जी का काफ़ी निकट का संबंध था। उन दिनों बालक पत्रिका के शिक्षक में प्रेमचंद जी की रक्षा में हत्या नामक कहानी छपी थी। बेनीपुरी जी ने जिस काशी का वर्णन किया है, उनका संबंध काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भी है। बिहार के युवकों को टोली उन दिनों काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बढ़ती थी। वहाँ भी साहित्य का मोहल्ला था। मनोरंजन जी का गुन सदा चलता रहता था। दुआ जी अपने पूरे ठंड से अपनी करुण कविता सुनाते। लक्ष्मी नारायण साधु नवरस संबंधी कविता करते। ठाकुर मंगल सिंह बिहार के नवयुवक हृदय के रूप में ख्याति अर्जित किए हुए थे। इस तरह से वह वहाँ का वातावरण भी सहज और मंगले था। बेनीपुरी जी की पंडित चंद्रशेखर शास्त्री
जी से काशी और घनिष्ठता हो गई थी। वह मौलिक व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। बिना किसी विज्ञापन का आत्मा प्रकाशन के वह अपनी प्रतिभा के किरणें बिखेरते रहते थे। जहाँ तक कि उनकी एक भी तस्वीर किसी ने नहीं खींची थी, किंतु पंडित जी की तस्वीर खींचने का सौभाग्य बेनीपुरी जी को ही मिला। वह दिन का शिक्षक स्मरणात्मक निबंध काशी को केंद्रित कर लिखा गया। बेनीपुरी जी की काशी ज्ञान संस्कृति साहित्य की अद्भुत नगरी के रूप में चित्रित हुई है। हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के साहित्यकारों के नगरी के रूप में काशी वर्णित है। काशी को पुरातन महत्व सर्वविदित है। वर्तमान के बिंदु से सामने बीते दिनों की याद जब बेनीपुरी जी करते हुए लिखते हैं कि अब भी काशी जाता हूँ तो इन गलियों की ओर, घंटों की ओर, बगीचों की ओर, कावड़ियों की ओर ललचाई नज़रों से देखता हूँ। उन लोगों को भी आंखें ढूंढती है जिनके साथ ज़िंदगी के वह सुनहरे दिन हंसते हंसते गुजरे थे। अधिक लोग चल बसे, बचे बचाए इधर उधर बिखर गए। काशी है हिंदू जैसी हमारी काशी उजड़ गई। ये कविता समाप्त हुई। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट कविता में। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि लाइक से मोटिवेशन मिलता है।